हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन, और उसमें हमारा आज का टॉपिक है कोलोइड, जिन्हें आप कोलोइडीसोल भी कहते हैं और कोलोइडी विलियन भी कहते हैं। तो कोलोइड, जिसे आप कोलोइडीसोल भी कहते हो और कोलाइडी विलियन भी कहते हो, तो कोलाइडीसोल भी इसे ही कहा जाता है, कोलाइडी विलियन भी इसे ही कहा जाता है और कोलोइड भी इन्हें ही कहा जाता है। तो ध्यान देना, कोलोइड शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द कोला से बना है। कोलोइड्स किससे बना है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है कोला, उससे बना है कोलोइड। और कोला का अर्थ होता है गोंद जैसे चिपकने वाले पदार्थ। कौन से पदार्थ? गोंद जैसे चिपकने वाले पदार्थ। तो गोंद जैसे चिपकने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कोला कहलाते हैं, और कोला से शब्द बना है कोलोइड्स। तो कोलोइड्स का शाब्दिक अर्थ हो गया गोंद जैसे चिपकने वाले पदार्थ, या यूं कह सकते हैं गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थ कोलोइड कहलाते हैं। और याद रखना, कोलोइड में आपके दो प्रावस्थाएं होती हैं जिन्हें हम परिक्षिप्त और परिक्षेपण कहते हैं। एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था एक ही बात है। और याद रखना, ये थोड़ी मात्रा में होती है, ठीक है ना? थोड़ी मात्रा वाली, मैं यूं बोलूंगा आपको समझाने के लिए कि कोलाइडी विलियन जब आप बना रहे हो तो उसमें जो पदार्थ आप थोड़ी मात्रा में डालो वो तो कहलाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था, और उसे आप बोलोगे आंतरिक प्रावस्था, और वो हमेशा कम मात्रा में होगी, थोड़ी मात्रा में होगी। और एक प्रावस्था और होती है जिसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम जिसे कहते हैं। इसे बाह्य प्रावस्था भी कहा जाता है। बाहर वाली, एक्सटर्नल, ये होती है इंटरनल, ये होती है एक्सटर्नल, तो इसे बाह्य प्रावस्था भी कहा जाता है। और याद रखना, ये हमेशा अधिक मात्रा वाली होती है। कौन होती है? अधिक मात्रा वाली होती है ये प्रावस्था हमेशा। तो अधिक प्रावस्था वाली, अधिक मात्रा वाली जो प्रावस्था है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, और जो कम मात्रा वाली प्रावस्था है उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी, ये सिर्फ कोलोइडी विलियन में ही काम आती है, कोलोइडीसोल में ही काम आती है, कोलोइड्स में काम आती है ये दो प्रावस्थाएं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखना। अब मैं बताता हूं कि कोलोइडीसोल, कोलोइडी विलियन आम जीवन में आप कहां देखते हो। याद रखना, गोंद का जलीय विलियन कोलाइडी प्रकृति का होता है। गोंद का जलीय विलियन आप बनाओगे तो वो जलीय विलियन और कोलाइडी प्रकृति का होगा। अब मैं आपको यहां समझाता हूं। आप गोंद का जलीय विलियन बना रहे हो तो गोंद आप ऊपर से डाल रहे हो, गोंद तो क्या है? विलेय पदार्थ है। अरे ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आप नमक को पानी में घोलते हो, चीनी को पानी में घोलते हो, तो वो तो पूरी तरह घुल जाते हैं और एक तरल विलियन बनता है, ठीक है ना? तरल बनता है, चिपचिपा नहीं होता है, तो फिर वो कोलाइडी नहीं है, वो तो वास्तविक विलियन है, वास्तविक विलियन। तो वही बात यहां पर है, आप जो ऊपर से घोलते हो वो विलेय, तो वो कोलाइडीसोल में वो ऊपर से घोले जाने वाली क्या कहलाएगी? परिक्षिप्त कहलाएगी। आप थोड़ी मात्रा में से लोगे तो गोंद को पानी में घोलोगे तो गोंद तो परिक्षिप्त प्रावस्था है, और वो जल आप ले रहे हो, जो जल यहां पर आप ले रहे हो वो जल क्या है? वो जल याद रखना जो आपने विलायक के रूप में लिया है, विलायक के रूप में लिया है, वो अधिक मात्रा में होगा, और वो अधिक मात्रा वाली प्रावस्था क्या कहलाएगी? याद रखना परिक्षेपण माध्यम। क्या कहलाएगी? परिक्षेपण माध्यम कहलाएगी। तो आपने गोंद लिया,
गोंद को ऊपर से डाला वो तो विलेय कहलाया, लेकिन आपको यहाँ विलेय नहीं बोलना है, आपको तो उस गोंद की थोड़ी मात्रा को यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था बोलना है। और आपने जल में मिलाई तो जल को आप यहाँ विलायक मत बोलना, आप यहाँ जल को अधिक मात्रा में है तो परिक्षेपण माध्यम बोलना। क्या बोलना? परिक्षेपण माध्यम आप इसको बोलना। तो कोलाइडी विलयन में दो अवस्थाएं होती हैं। जो अवस्था थोड़ी मात्रा वाली होती है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है और उसे आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। जो मात्रा आपकी अधिक वाली होती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। और उदाहरण बताओ तो गोंद का जलीय विलीन बता देना। आम जीवन में याद रखना, साबुन का जलीय विलीन भी कोलाइडी प्रकृति का होता है। साबुन को जल में घोल लोगे तो वो चिपचिपी प्रकृति का होगा, चिपचिपा होगा गोंद की तरह, तो यानी चिकना भी होगा, चिपचिपा भी होगा। तो साबुन का जलीय विलयन याद रखना कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। और हमारे एग्जाम में एक सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है कि कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण लिखिए, तो आप कह सकते हो साबुन का जलीय विलयन, सोडे का जलीय विलयन, सर्फ का जलीय विलयन, गोंद का जलीय विलयन। ये इनमें से कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एक प्रश्न और पूछा गया है, वो इसी में आता है कि कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं उन कणों का आकार यानी साइज लिखिए। तो कणों का साइज मैं बता देता हूं। इस कोलाइडी सोल में कणों का जो आकार है वो कणों का आकार अगर आप नैनोमीटर में बताओ तो 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी सोल में जो भी कण है, कण वहां दो प्रकार के हैं। कौन से? परिक्षिप्त प्रावस्था के भी, परिक्षेपण माध्यम के भी। तो दोनों जो कण हैं उनका आकार 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। अगर आपसे मीटर के रूप में पूछे तो याद रखना 10 की पावर -9 मीटर से लेकर 10 की पावर -6 मीटर तक होता है। तो इनका आकार आप नैनोमीटर और मीटर दोनों प्रास में याद रखना इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि कोलाइडी कणों के आकार को लिखिए या कोलाइडी कणों का आकार बताइए। तो कोलाइडी कणों का आकार 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर या फिर 10 की पावर -9 से लेकर 10 की पावर 6 मीटर तक का होता है। हमारा अगला टॉपिक है कोलॉइड का वर्गीकरण, यानी कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ये क्लासिफिकेशन है। तो कोलॉइड का वर्गीकरण, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण है वो 3 आधार पर दिया गया है अपने सिलेबस में। तो पहला मैं बात करूं तो पहला आप बोलोगे परिक्षिप्त प्रावस्था, जो कि थोड़े वाली होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो ये हमारा पहला और प्रकार हो गया जिसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। और दूसरा, पहले तीनों प्रकार लिख देता हूं एक साथ, फिर है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया, परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया, अंतःक्रिया और इसे कहते हैं अनोन्य क्रिया। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया और इसे क्या बोला जाता है? अनोन्य क्रिया। तो अन्योन्य क्रिया कहो या अंतःक्रिया कहो, एक ही बात है। तो के आधार पर, तो परिक्षिप्त प्रावस्था
और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंत्य क्रिया के आधार पर दो प्रकार हो जाएंगे। और तीसरा प्रकार परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर, जो परिक्षिप्त प्रावस्था थोड़े वाली होती है, केवल वो एक ही लेनी है हमें, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। तो यहां याद रखना लास्ट वाले में केवल और केवल जो थोड़े वाली मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, परिक्षिप्त प्रावस्था। हमें केवल उसके ही कण देखने हैं, ठीक है ना। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर, तो वर्गीकरण का पहला आधार है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम है, उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसके बेस पर है। तो यहां परिक्षिप्त को तो आप बोलते हो डिस्पर्स्ड, ठीक है ना, इसे आप कहते हो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज कहलाती है। परिक्षेपण माध्यम को आप कहते हो डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम बोलते हो आप इसे। तो ये सामान्य सी बात तो ध्यान में रखना। और अब हम पढ़ते हैं, तो हम इस बेस पर जब पढ़ते हैं यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दो लेंगे हम, और उनकी भौतिक अवस्था देखनी है। भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस के रूप में होती है। तो उस आधार पर याद रखना 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र बनते हैं। कितने तंत्र बनते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर जब हम बताएं तो कोलाइडी सोल हैं, वो याद रखना 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र बनाते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। तो अब हम यहां पढ़ते हैं। पहले आप यहां कॉलम बनाओगे। अब परिक्षेपण माध्यम में ठीक हम ठोस द्रव गैस चेंज करके लिखेंगे। यानी परिक्षिप्त में लिखा हमने 3 जगह ठोस लिखा, फिर 3 जगह द्रव लिखा और 2 जगह गैस लिखा, क्योंकि 8 कोलाइडी तंत्र बनते हैं। तो यहाँ 3 में तो ठोस आएगा, 3 में द्रव आ जाएगा, 2 में गैस आ जाएगा। अब यहाँ ठोस के सामने पहले आप जानते हो ठोस अवस्था आती है, तो आप यहाँ ठोस लिखिए, दूसरे में आप द्रव लिख दीजिए, फिर तीसरे में आप गैस लिख दीजिए। अब इनको दोबारा फिर रिपीट कर दीजिए, ठोस द्रव गैस। अब दोबारा फिर चलिए, ठोस द्रव गैस। अब दोबारा फिर रिपीट कीजिए, ठोस द्रव। और 9 होते तो गैस यहां लिख देता, लेकिन 8 है तो ये बन गया। तो अब याद रखना परिक्षिप्त का अर्थ है थोड़े वाली अवस्था, परिक्षेपण का अर्थ है ज्यादा वाली अवस्था। कोलाइडी सोल में ऐसी अवस्थाएं, यही अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़े वाले ठोस को आप अधिक वाले किसी ठोस में मिलाओगे। आपने यहां बहुत सारा कोई ठोस पदार्थ दिया है तो मैं बोलूंगा तो परिक्षेपण माध्यम है। फिर आप उसमें कोई थोड़ा अन्य ठोस मिलाओगे, मैं बोलूंगा वो परिक्षिप्त है, ठीक है ना। मिलाओगे, दोनों को मिक्स कर दोगे तो यहां एक कोलाइडी तंत्र बनेगा, जिससे आप बोलोगे ठोस सोल। कौन सा बोलोगे? ठोस सोल। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। आप कहोगे कि क्या जी ठोस में ठोस मिल जाता है क्या? अरे हाँ, अपने जब सोनी के पास जाते हैं आभूषण बनवाने के लिए, तो वो ठोस धातु को पिघला करके उसमें दूसरी ठोस धातु है उसको पिघला करके मिला देते हैं। तो बताइए वो ठोस में ठोस नहीं मिलाते क्या? और वो ठोस सोल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, पहले हम उनको पूरा कर देते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो थोड़े वाले ठोस में ज्यादा वाले ठोस को मिलाइए, ठोस सोल तंत्र बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार थोड़े वाले ठोस में और कोई आप बहुत अधिक वाला द्रव मिला दीजिए, यानी मैं बोलूंगा द्रव तो है ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, ठोस थोड़ी मात्रा में है, दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ एक तंत्र बनेगा जिसे हम सीधा सोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोल बोलेंगे। तो आप थोड़ा ठोस लेकर ज्यादा द्रव वाले माध्यम में मिलाइए तो सोल कोलाइडी तंत्र बनेगा। कौन सा कोलाइडी तंत्र बनेगा? सोल बनेगा। एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे। फिर इसी प्रकार आप थोड़ा कोई ठोस पदार्थ लेकर
और अधिक गैस में मिलाइए। गैस की मात्रा आपने बहुत ज्यादा ले रखी है तो मैं बोलूंगा परिक्षेपण माध्यम तो गैस हो गया, क्योंकि ज्यादा मात्रा वाला परिक्षेपण होता है। तो ज्यादा मात्रा में गैस ली तो मैं बोलूंगा परिक्षेपण माध्यम तो गैस है। थोड़ी मात्रा में क्या मिलाओगे, कोई ठोस मिलाओ, तो अब जो तंत्र बनेगा उसे बोलूंगा मैं ठोस एरोसोल। क्या बोलूंगा, ठोस एरोसोल। तो ठोस एरोसोल यहां कोलाइडी तंत्र बन जाएगा। इसी प्रकार आप थोड़ी मात्रा में द्रव लीजिए, थोड़ी मात्रा में क्या लोगे, द्रव लीजिए, और ज्यादा मात्रा में ठोस लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, जैल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जैल कोलाइडी तंत्र बन जाएगा। इसी प्रकार द्रव में द्रव मिलाइए। मेरा कहने का अर्थ है ज्यादा मात्रा में कोई द्रव है, उसमें कोई अन्य द्रव थोड़ी मात्रा में मिला दीजिए, तो फिर जब द्रव में द्रव मिलेगा तो याद रखना यहां पायस बनता है। क्या बनता है, पायस। और ये हमारे एग्जाम में पूछा गया था, याद रखना पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि जब परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव के रूप में हो तो बनने वाले कोलाइडी तंत्र का नाम और एक उदाहरण लिखिए। जब परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव के रूप में हो तो बनने वाले कोलाइडी तंत्र का नाम और एक उदाहरण दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो जब द्रव में द्रव मिलाओगे तो पायस बनेगा। याद रखना यहां पायस को इमल्सन भी कहते हैं, ऐसा रोमन हिंदी में लिखते हैं इमल्सन, इसे इमल्सन भी कहते हैं पायस को। अब नेक्स्ट, जब द्रव में आप और गैस मिला दीजिए तो मैं यूं बोलूंगा अधिक मात्रा में तो गैस लीजिए, अर्थात परिक्षेपण माध्यम के रूप में गैस लीजिए। थोड़ी मात्रा में परिक्षेप में क्या ले लीजिए, आप द्रव मिला दीजिए, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, द्रव एरोसोल। क्या बनेगा, द्रव एरोसोल, द्रव एरोसोल बनेगा, द्रव एरोसोल। ये आपको कोलाइडी तंत्र की अवस्थाओं के नाम याद रखने पड़ेंगे, द्रव एरोसोल बनेगा। इसी प्रकार अगर आप गैस को ठोस में मिलाते हो, थोड़ी मात्रा में तो आपने गैस ली है, ज्यादा मात्रा में आपने ठोस लिया है, और इसको अगर आप मिलाते हो तो ठोस सोल बनेगा। क्या बनेगा, ठोस सोल बनेगा, जो कि पहले में बना था सेम वही बनता है। ठोस सोल यहां भी बनता है, ठोस सोल यहां भी बनेगा, याद रखना दो जगह बन जाएगा। अब थोड़ी मात्रा में तो गैस लीजिए और अधिक मात्रा में क्या करोगे, द्रव लीजिए अधिक मात्रा में, तो एक तंत्र बनेगा जिससे मैं बोलूंगा फोम। और फोम कहते हैं झाग को, तो झाग वाला एक तंत्र बन जाएगा, ठीक है ना, झाग वाला एक तंत्र बन जाएगा। तो थोड़ी मात्रा में तो गैस, अधिक मात्रा में परिक्षेपण के रूप में द्रव, तो मिलाओगे तो फोम अर्थात झाग कोलाइडी तंत्र बनेगा। अब इन कोलाइडी तंत्र के हम उदाहरण लिखते हैं। तो पहले में जो ठोस सोल है उसमें आप लिखोगे रंगीन कांच। कौन सा, रंगीन जो कांच होते हैं जिनसे हम, जो कि अंगूठी में लगे होते हैं, वो रंगीन कांच इसी श्रेणी में आ जाएंगे। इसके अलावा जितने रत्न हैं, जितने भी रत्न हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। काला हीरा इसी में आता है, काला हीरा भी इसी श्रेणी में आता है। तो रंगीन कांच, रत्न और काला हीरा है वो ठोस सोल कहलाते हैं, जो कि ठोस और ठोस से बने होते हैं। इसी प्रकार यहाँ जो सोल लिखा है, सोल में वार्निश, वार्निश मतलब पेंट जिसे आप बोलते हो, लकड़ी पर जो हम रंग रोगन करते हैं वो, और लोहे पर जो रंग करते हैं वो पेंट कहलाता है, वार्निश कहलाता है। तो वार्निश इसी श्रेणी में आएगा। इसके अलावा हमारी शरीर की कोशिका में तरल पदार्थ भरा रहता है, कोशिका में तरल पदार्थ भरा रहता है, कोशिका तरल, वो भी इस सोल की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आप गोंद और स्टार्च का अगर कोलाइडी सोल बनाओ, गोंद का अलग से बनाओ, स्टार्च का अलग से बनाओ, तो वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो पेंट, कोशिका तरल, गोंद और स्टार्च के कोलाइडी सोल बने हुए कोलाइडी विलियन सोल की श्रेणी में आते हैं। फिर हम बात करते हैं ठोस सोल। ठोस सोल में आप धूल और धुआं लिखोगे। क्या लिखोगे, धूल
और धुआं इसी में शामिल होता है। धूल और धुआं आप इसी में लिखना। फिर नेक्स्ट बात करें जेल में, तो यहां जेल जो दिया है, जेल में पनीर शामिल होता है। फिर पनीर के अलावा आप दही लिख सकते हो, पनीर, दही। इसके अलावा जेली भी इसमें आ जाएगी। जो जेली आती है मार्केट में, वो जेली भी इसमें आ जाएगी। और इसके अलावा पनीर, दही, जेली, और जेली के अलावा मलहम जो होते हैं, मलहम जिसे हम ऑइंटमेंट कहते हैं, ठीक है ना। घाव पर लगाने के लिए जो दवाई आती है, ऑइंटमेंट आता है, अपने ट्यूब बोलते हैं, वो इसी मलहम उसी को बोलते हैं, वो भी इस श्रेणी में आ जाएगी। फिर बात करते हैं द्रव, द्रव से बना हुआ पायस। तो पायस में क्या आ जाएगा? पायस में दूध, मक्खन, बालों की क्रीम, ठीक है ना। तो पायस में दूध आ जाएगा, मक्खन भी इसी में शामिल होता है, और बालों पर लगाने वाली जो क्रीम आती है, बालों की क्रीम, वो भी इसी श्रेणी में रखी जाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में द्रव एरोसोल की बात करते हैं। तो इसमें द्रव एरोसोल में आ जाएगा आपके धुंध आ जाएगी, कोहरा, बादल स्प्रे। धुंध, धुंध इसी में आती है, धुंध। बादल बने हुए इसी श्रेणी में आते हैं, कोहरा भी इसी श्रेणी में आता है, ठीक है ना, कोहरा। और कीटनाशक स्प्रे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जो कीटनाशक स्प्रे वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो कीटनाशक स्प्रे इसी श्रेणी में रखे जाएंगे। तो ये द्रव एरोसोल में हो गया। इसके अलावा अब ठोस सोल की बात करें, तो इसमें आता है प्यूमिस पत्थर। प्यूमिस पत्थर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते हो प्यूमिस पत्थर क्या होता है। ये जो आप इमारती पत्थर बोलते हो, प्यूमिस पत्थर का अर्थ है इमारती पत्थर, जिनसे मकान वगैरह बनाते हैं, जैसे संगमरमर है, तो वो प्यूमिस पत्थर की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के और अपने जो इमारती पत्थर है वो प्यूमिस पत्थर कहलाते हैं। वो ले लीजिए। फोम रबर भी इसी श्रेणी में आएगा। फोम रबर, रबर होता है, ठीक है ना, फोम होता है, वैसे वो रबर जैसा दिखता है, दिखने में रबर जैसा होता है, तो वो फोम रबर भी इसी श्रेणी में आता है। फिर फोम यानी झाग की बात करूं, तो इसमें याद रखना फेंटी हुई क्रीम, फेंटी हुई क्रीम इसी श्रेणी में आती है। आप कहोगे ये फेंटी हुई क्रीम क्या है? दूध को हम रखकर उसमें से मक्खन निकाल लें, दूध में किसी भी विधि से, अपकेंद्रण विधि से जैसे निकालते हैं मक्खन, तो दूध में से मक्खन निकाल लें, तो जो शेष दूध बच गया उसको बोलते हैं हम बिना क्रीम वाला दूध, और वो जो क्रीम निकली है वो कहलाएगी फेंटी हुई क्रीम, ठीक है ना। इसके अलावा आप जैसे साबुन के झाग जो होते हैं वो इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। साबुन के झाग, ठीक है ना, साबुन के, सोडे के, सर्फ के झाग इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। और फिर मैं एक बात कर लेता हूं आपके सामने, और वो जो आप पेय पदार्थ पीते हो, जैसे कोका कोला कहते हैं, तो कोका कोला के झाग, कोका कोला के झाग, कोका कोला के झाग भी इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। तो आपको यहाँ उदाहरण थोड़े याद करने पड़ेंगे, और इसमें से मैं प्रश्न बता चुका हूं द्रव वाला, और द्रव में मिलाते हैं तो पायस बनता है। इसका एग्जाम्पल ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें से 1 नंबर वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है।